बारिश में 2 काली और 3 गोरी बहनों की गोद भराई। बेटा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, वो हमें छोड़कर चली गई। माधव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह अपनी माँ को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पिताजी, माँ हमें छोड़ के नहीं जा सकती। माँ के बिना मेरी तीनों बहनों का क्या होगा? माँ उठो ना माँ। बचपन में ही माधव की माँ भगवान को प्यारी हो जाती है और वह उनका अंतिम संस्कार करवा देता है। वहीं अपने बच्चों को माँ का प्यार देने के लिए महेंद्र एक ललिता नाम की औरत से शादी कर लेता है, जिसके पहले से ही 2 बेटियां होती हैं। ललिता शादी के बाद माधव और उसकी तीनों बहनों के ऊपर अत्याचार करती है और अपनी काली बेटियों को बहुत प्यार करती है। लेकिन एक दुर्घटना के दौरान महेंद्र और ललिता की भी मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते महेंद्र अपने आखिरी वक्त में अपने बेटे से एक वादा लेता है। बेटा, लगता है इस दुनिया से अब मेरा भी जाने का वक्त आ गया है, लेकिन जाने से पहले मुझसे एक वादा कर कि जितना प्यार तू अपनी तीनों छोटी बहनों को करता है, उतना ही तू गुलाबो और फुलवा को भी करेगा। पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं अपनी बहनों का प्यार दूसरे लोगों में कैसे बांट सकता हूँ? बेटा अपना बड़प्पन दिखाओ और मुझसे वादा करो। माधव वादा करता है। इतने में उसके पिताजी भगवान को प्यारे हो जाते हैं। उस दिन के बाद से माधव अपनी 5 बहनों को अपने पास ही रखता। लेकिन माधव जितना प्यार अपनी सगी बहनों से करता है, उतना वह अपनी सौतेली बहनों से बिल्कुल भी नहीं करता। एक दिन माधव की तीनों बहनें एक साथ खेल रही होती हैं। तभी उनके पास माधव की सौतेली काली बहनें आ जाती हैं। तुम तीनों के पास तो बहुत प्यारी गुड़िया है, क्या हम भी इनके साथ खेल सकते हैं? हमारा भी मन कर रहा है कि हम तुम्हारे साथ खेलें। हम भी तो तुम्हारी बहनें हैं, हमें भी अपने साथ खिलाओ। चली जाओ तुम दोनों यहाँ से, तुम्हारी काली शक्ल हम बहनें देखना भी नहीं चाहती। चली जाओ यहाँ से। क्या तुम्हें हमारी बात समझ नहीं आती? इन कल्लों को देखते ही मेरा तो अब खेलने का भी मन नहीं कर रहा। तभी उन 5 में हाथापाई भी होने लगती है। माधव की तीनों गोरी बहनें फुलवा और गुलाबो को धक्का देने लगती हैं, जिसमें माधव को गलती फुलवा और गुलाबो की लगती है और वह उन दोनों को ही एक जोरदार तमाचा मारता है। मेरी बहनों से तुम दूर रहो, इनके करीब आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुलाबो और फुलवा रोते हुए वहाँ से रसोई में चली जाती हैं और वहाँ बैठकर सुबक कर रोने लगती हैं। भैया हमें प्यार नहीं करते, सिर्फ अपनी गोरी बहनों को ही करते हैं। हम दोनों भी उनकी बहन हैं, लेकिन उन्होंने कभी इतना प्यार हमसे नहीं किया। आज तो उन्होंने हमारे ऊपर हाथ भी छोड़ दिया। माँ ने मरने से पहले हमसे वादा लिया था कि हम अपने भाई बहन का साथ न छोड़ें। हम हमेशा अपने भाई के साथ रहेंगे, फिर चाहे वो हमें प्यार करें या ना करें। देखते ही देखते माधव अपनी 5 बहनों के साथ अब बड़ा हो जाता है। उसके सर पर उसकी 3 गोरी बहनों की जिम्मेदारी और 2 काली सौतेली बहनों की जिम्मेवारी होती है। माधव ने छोटी सी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते उसने अपनी तीनों गोरी बहनों की शादी अच्छे घर में करने के लिए खूब पैसा जोड़ लिया था। उनकी शादी से पहले राखी का त्योहार आता है। भैया आज राखी का त्योहार है, लाइए हम आपकी कलाई पर राखी बांध देते हैं। हाँ भैया, आइए यहाँ बैठ जाइए। नहीं, पहले मैं अपनी सगी बहनों से ही राखी बंधवाऊंगा। माधव की तीनों गोरी बहनें बड़े होने के बाद बहुत बिगड़ जाती हैं और उनके अंदर घमंड भी आ जाता है। राखी वाले दिन भी वो लॉन्च पार्टी करने चली जाती हैं। अब इस बारे में माधव को पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। शायद मेरी बहनों को याद ही नहीं होगा। कोई बात नहीं, शाम को आकर मैं इनसे राखी बंधवा लूंगा। शाम को माधव अपनी तीनों बहनों के लिए बहुत प्यार से तोहफे लेकर आता है, लेकिन स्वरा, रितिका और पंक्ति को राखी के त्योहार के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं होता, जिसके चलते वो अपने भाई माधव के राखी बांधना भूल जाती हैं और किसी पार्टी से आने के बाद वो अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। भैया आप खाना खा लीजिए। स्वरा, रितिका और पंक्ति वो तीनों लेट पार्टी से आई थी तो थककर सो गई हैं। अच्छा ऐसा है क्या? मैं तो उनके लिए तोहफे लेकर आया था। चलो कोई नहीं, अब वो तीनों राखी के तोहफे सुबह खोल लेंगी। माधव को अपनी गोरी बहनों के आगे अपनी सौतेली बहन कभी दिखती ही नहीं और ना वह उनके लिए कुछ लेकर आया करता था। लेकिन कुछ ही दिनों में अब माधव को अपनी तीनों बहनों की शादी की चिंता होने लगी थी। पंडित जी, रिश्ता अमीर से अमीर घराने में बताना, ताकि मेरी तीनों बहनों को कभी कोई परेशानी उठाने की जरूरत न पड़े।
और अगर कोई गरीब घर का रिश्ता है तो वो भी बता दीजिएगा, मेरी 2 सौतेली बहनों के लिए। पंडित माधव को 3 अमीर घराने के रिश्ते दिखाता है और 2 बेहद गरीब परिवार का रिश्ता दिखाता है। माधव अपनी गोरी बहनों के रिश्ते देखकर हाँ कर देता है, लेकिन एक बार भी अपनी काली बहनों के लड़कों को ठीक से देखता भी नहीं है। वह अपनी काली बहनों के रिश्ते गरीब परिवार में इसलिए करता है ताकि उसे उनके लिए दहेज में कुछ ना देना पड़े। फुलवा और गुलाबों के लिए तो जितना गरीब परिवार होगा उतना ही अच्छा होगा, एक फूटी कौड़ी देनी नहीं पड़ेगी। देखते ही देखते वो दिन आ जाता है जिस दिन माधव अपनी 5 बहनों की शादी करके उनकी विदाई कर देता है। एक तरफ उसकी 3 घमंडी गोरी बहनें ससुराल में जाकर ससुराल वालों का जीना हराम कर देती हैं, तो दूसरी तरफ उसकी काली बहनें अपने ससुराल में जाकर ससुराल की जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालती हैं। वहीं शादी के कुछ साल बाद वो 5 एक साथ गर्भवती हो जाती हैं, जिसके चलते उसकी गोरी बहनों के ससुराल वाले उसे उनकी गोद भराई की रस्म करवाने के लिए बोलते हैं। अब ना तो माँ है और ना ही पिताजी, मैं ही अपनी बहनों के लिए सब कुछ हूँ। मुझे उनकी गोद भराई की रस्म करने उनके ससुराल जाना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े और मिठाइयाँ और शगुन का सामान ले जाना चाहिए। माधव ऐसा सोचकर अगले दिन बाजार जाकर सारा सामान खरीद लेता है और अपनी बहनों के ससुराल पहुंच जाता है, जहां पर वह अपनी दोनों काली बहनों को भी उनकी गोद भराई की रस्म के लिए बुला लेता है, जिसके बाद वह अपनी 5 बहनों की बहुत अच्छे से गोद भराई करता है। वह उन्हें खूब सारी मिठाइयाँ, सुंदर सुंदर कपड़े, गहने और श्रृंगार का सामान सब कुछ देता है। लेकिन जैसे ही उसकी काली बहनों को देने का नंबर आता है तो वह उन्हें पुरानी सी साड़ी और 50-50 रुपए का नोट देने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। ये लो, हो गया सब कुछ खराब। जहाँ ये दोनों काली मनहूस की परछाई होगी वहाँ कुछ भी शुभ हो ही नहीं सकता। पता नहीं क्यों भैया ने दया खाकर इन्हें यहाँ बुला लिया, इन्हें तो यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। माधव की 3 गोरी बहन उसकी दोनों काली सौतेली बहनों की बहुत बेइज्जती करती हैं, जिसके चलते फुलवा और गुलाबो रोते हुए गोद भराई की रस्म से उठकर चली जाती हैं। उनके जाने के बाद अचानक से माधव की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है, जहां उसकी 5 बहनें भी आ जाती हैं। तुम्हारे भाई को खून की बहुत ज्यादा कमी हो गई है और ये टेंशन लेने की वजह से हुआ है, तो मैं से किसी को अपने भाई के लिए खून दान करना होगा। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। नहीं, मैं तो खून नहीं दे सकती। अगर मैंने खून दिया तो मेरे बच्चे की जान पर बात आ सकती है। गर्भवती तो मैं भी हूँ, ऐसे कैसे भला मैं खून दे दूं? मैं भी खून नहीं देने वाली। चलो यहाँ से चलते हैं। वो तीनों हॉस्पिटल से वापस अपने घर चली जाती हैं, जिसके बाद फुलवा और गुलाबो दोनों माधव की जान बचाने के लिए अपना खून देती हैं। जैसे ही माधव को होश आता है तो डॉक्टर उसे सब कुछ बताता है, जिसके चलते उसे बहुत दुख होता है। जिन बहनों को मैंने आज तक अपने सीने से लगा कर रखा, उनकी हर एक ख्वाहिश पूरी की, उन्होंने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। सही कहते हैं, जरूरी नहीं कि खून के रिश्ते ही असली रिश्ते हों, कभी कभी दिल के रिश्ते सगे रिश्तों से बढ़कर होते हैं। माधव उस दिन बारिश में भीगते हुए पहली बार अपनी गरीब बहनों के घर जाता है, जहां वो देखता है कि वो एक टूटे फूटे घर में गुजारा कर रही होती हैं। जिस घर की छत से पानी तक टपक रहा होता है, वह अपनी दोनों बहनों से माफी मांगता है। तुम दोनों मुझे माफ कर दो। तुमने हमेशा मुझे सगे भाई की तरह माना और मैंने तुम्हें हमेशा सौतेली बहन ही समझकर अपने से दूर रखा और तुम्हारे साथ बहुत भेदभाव भी किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। भैया, आपने हमें दिल से बहन मान लिया, हमारे लिए इतना ही काफी है और हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं। आपका प्यार हमारे लिए काफी है। माधव अपनी दोनों काली बहनों को गले से लगा लेता है। उस दिन के बाद से वह अपनी गरीब बहनों की बहुत मदद करता है, जिसके चलते उनकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। वह अपनी 5 बहनों को एक समान प्यार करता है और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगता है। रम्या, तुम इतनी तेज कार मत चलाओ। रात का समय है, कोई अचानक से गाड़ी के सामने आ गया तो फिर क्या करोगी? एक ही तो जिंदगी मिली है, अब उसे भी ना जिए क्या? और फिर अगर कोई गरीब इंसान मेरी कार के सामने आ जाएगा तो उसे अपनी जिंदगी से मुक्ति मिल जाएगी। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम्हें दूसरों की जान इतनी सस्ती लगती है? रम्या मीरा की एक नहीं सुनती और कार को पूरी स्पीड से चलाती है। उसकी कार के सामने एक गरीब आदमी आ जाता है
और वह उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देती है। अचानक से मीरा बहुत तेज चिल्ला पड़ती है। कहा था ना मैंने तुम्हें कि गाड़ी को ध्यान से चलाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखो उस गरीब इंसान के ऊपर गाड़ी चढ़ गई। चलो उसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। शांति से बैठ जाओ, मैंने तुम्हारी एडवाइस नहीं मांगी। अब हो गई टक्कर तो क्या करूं? और वैसे भी एक गरीब मर जाएगा तो इस धरती से बोझ कम हो जाएगा। रमिया का ये बर्ताव मीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। घर आते ही वो रमिया के पिता दुर्योधन से सब कुछ बता देती है, जिसके चलते दुर्योधन अपनी अमीर बेटी को बहुत समझाने की कोशिश करता है। I don't like poor people. ये गरीब लोग सिर्फ इस दुनिया में मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। अगर तुम अमीर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के बारे में जरा भी नहीं सोचोगी। वैसे कल हम तुम्हारी माँ से मिलने जा रहे हैं, तैयार रहना। दुर्योधन की बात सुनने के बाद रमिया खुश होती है, क्योंकि उसे उसकी माँ से मिले हुए पूरे 5 साल हो चुके थे। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, दुर्योधन कार से रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। What the hell, Dad? अब ये तो कहना मत कि हम इस ट्रेन से मॉम के पास जाने वाले हैं। आपने तो कहा था कि हेलीकॉप्टर आएगा और हम उसमें जाएंगे। हाँ बेटी, मैंने ऐसा ही कहा था, लेकिन हेलीकॉप्टर में कुछ परेशानी आ गई है, जिसके कारण वो आ नहीं पाया। और फिर ट्रेन से जाने में क्या परेशानी है? सबसे ज्यादा अच्छा सफर तो इंसान ट्रेन में ही करता है। चलो चलते हैं। जैसे ही दुर्योधन रेलवे स्टेशन पहुंचता है, वो वहां पर खड़े होकर अपनी बेटी के साथ ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक श्याम नाम का जलेबी वाला सुंदर और स्मार्ट सा लड़का उसके पास आता है। दुर्योधन उससे गर्मा गर्म जलेबी खरीदने लगता है। What rubbish, Dad? आप ये सब कैसे खा सकते हो? कितना अनहाइजीनिक है ये। कहीं इसे खाकर आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। पता नहीं इन गरीबों ने कितने गंदे तरीके से इसको बनाया होगा। तुम्हारा कभी कुछ हो ही नहीं सकता। दुर्योधन ऐसा कहता ही है कि तभी एक औरत रेलवे स्टेशन पर बेहोश हो जाती है, जिसकी मदद करने के लिए श्याम उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और उसकी बहुत मदद करता है। ये देख दुर्योधन के मन में कुछ चलता है। ये लड़का बड़ा ही समझदार और मेहनती है। अगर इससे मेरी बेटी की शादी हो जाए तो ये उसे गरीबी और अमीरी का फर्क अच्छे से समझा देगा। दुर्योधन उस लड़के और उसके माता पिता से बात करता है, जिसके बाद वह अपनी बेटी की शादी श्याम से करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इस बात से रमिया बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और अपने पिता से ऊंची आवाज में कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी शादी इतने गरीब परिवार में करने की? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं उस फटीचर के साथ पूरी जिंदगी भर रह लूंगी? पहली बात तो तुम्हें अपने पिता से बात करने की तमीज होनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि अब मैंने अपनी जुबान दे दी है, और अगर तुमने अभी भी मेरी बात नहीं मानी तो मुझे मजबूरन तुम्हें अपने परिवार से बेदखल करना होगा। रमिया जैसे ही ये सुनती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ना चाहते हुए भी उसे श्याम से शादी करनी पड़ती है, और शादी के बाद श्याम उसे रेलवे स्टेशन के पास में अपनी झोपड़ी के पास लेकर जाता है, जिसे देखकर रमिया कहती है, कितने बुरे दिन आ गए हैं मेरे। मैंने तो ये सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी गरीबी में रहना पड़ेगा। रमिया जैसे ही घर के अंदर जाती है, वो चारों तरफ देखकर हैरान रह जाती है। इतनी गंदगी और कोई सुविधा ठीक से नहीं मिली क्या इन्हें? यहाँ कुछ ही देर में उसकी नंद पूजा उसके लिए खीर बनाकर लाती है। ये खीर मैंने तुम्हारे लिए बनाई है भाभी जी, इसे खा लीजिए। भाभी जी आपको भूख लगी होगी। जैसी गंदी नाली के कीड़े ये गंदी चीजों को खाते हैं, मैं अमीर घराने की हूँ, ऐसी फालतू की चीजें मैं नहीं खाती। बहू खाने का कभी अपमान नहीं करते, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जब श्याम ये सब देखता है तो वो जमीन पर गिरी हुई खीर को प्लेट में उठा लेता है और बाहर जानवर को खिलाने चला जाता है। जिसके बाद श्याम अपनी माँ और अपनी बहन से कहता है, लगता है मेरी अमीर पत्नी को यहाँ का खाना पसंद नहीं आया, इसलिए उसके लिए कुछ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी बड़ी मुश्किलों से मैं राशन भरवाता हूँ, और अभी तो राशन भी खत्म होने वाला है। श्याम ऐसा कहकर काम करने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। इसी प्रकार रमिया खाने पीने से मुंह बनाकर बैठी रहती है, लेकिन एक टाइम पर आकर उसे बहुत तेज भूख लगती है और आधी रात के समय वह नींद से जाग जाती है।
एक तो यहाँ पर मच्छर सोने नहीं दे रहे, ऊपर से बहुत तेज भूख भी लगी है। देखती हूँ कि मेरे लायक कुछ बचा कुचा रसोई में पड़ा है या नहीं। रमिया रसोई में जाती है और उसे चूल्हे के पास कुछ बर्तन नजर आते हैं जिनमें थोड़ा सा खाना बचा हुआ होता है। वह उसी को खाने लगती है। इसी प्रकार अगले दिन से वह जब अपने गरीब ससुराल वालों का रहना सहना, उनके तौर तरीके देखती है तो उसे बहुत हैरानी रहती है। वह अपनी सास और ननद से पूछती है, तुम लोग इतनी गरीबी में कैसे रह लेते हो? अरे मेरे जैसा अगर कोई हो तो इस गरीबी में अपनी ही खुदकुशी कर ले। ये गरीबी हमारा गहना है बहू, ये हमेशा हमें अपने पास रखती है। भाभी जी, आप बहुत खुश नसीब हो कि आपके पिता बहुत अमीर हैं। उन्होंने आपकी किसी भी चीज में कोई कमी नहीं छोड़ी। काश ऐसा हर किसी का जीवन होता। रमिया जब अपने ससुराल वालों को इतना कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस और जिंदगी से समझौता करते देखती है तो उसे असल जिंदगी के बारे में पता चलता है। इसके बाद वह धीरे धीरे अपने ससुराल वालों के साथ घुलना मिलना शुरू कर देती है। अब वह घर के सारे काम भी करती है और समय समय पर अपने पति और अपनी सास के लिए खाना भी बनाती है। इसी दौरान वह गर्भवती भी हो जाती है। एक दिन ममता अपने बेटे श्याम से कहती है, श्याम बेटा, ये बहू का 6वां महीना चल रहा है और अभी तक तुम्हारे ससुर तुम्हारी पत्नी की गोद भराई की रस्म करने नहीं आए। वो तो बड़े लोग हैं, उन्हें इन सब के बारे में क्या पता होगा। माँ, कोई बात नहीं, आप अपनी ही तरफ से अपनी बहू को शगुन दे देना। ममता के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपनी बहू को शगुन के तौर पर कुछ दे सके। उस दिन रमिया बहुत मायूस होती है। उसे अपने पिता की बहुत याद आ रही होती है। वह रेलवे स्टेशन पर अपने पति श्याम को खाना देने जाती है। तभी ट्रेन से उसके पिता दुर्योधन निकलते हैं और उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। रमिया, इतने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। रमिया अपने पिता को देखते ही बहुत खुश होती है और उन्हें गले से लगा लेती है। पिताजी, मुझे भी बहुत याद आई आपकी। क्या आप मेरी गोद भराई करने के लिए आए हो? रमिया को अपनी गोद भराई की रस्म की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। तभी दुर्योधन के पीछे से उसकी माँ भी निकल कर आती है। मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है। यकीन नहीं होता, तुम बड़ी होकर बहुत सुंदर और प्यारी लग रही हो। तुमने गरीबी को अपनी आंखों से देखा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये जिंदगी का बहुत बड़ा सबक है बेटी। और हाँ, हम यहाँ तुम्हारी गोद भराई की रस्म पूरी करने आए हैं। रमिया जिंदगी में पहली बार उस दिन सबसे ज्यादा खुश होती है और उसके माता पिता रेलवे स्टेशन पर ही उसकी गोद भराई की रस्म को पूरा कर देते हैं और उसे शगुन देते हैं। उस दिन के बाद से दुर्योधन अपने दामाद यानी श्याम की बहुत मदद करता है और उसे अपनी कंपनी का CEO बना देता है, जिसके बाद उनकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। और जैसे ही रमिया अपने बेटे को जन्म देती है, दोनों परिवार बहुत खुश होते हैं। जिंदगी के सबक को सीखने के बाद रमिया अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।